हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज की बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट करने वाले हैं। बस लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है, बट हाँ बच्चे, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा देखा गया है कि दोनों में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट जरूर केस स्टडी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट से अपना रजिस्टर पेन लेकर आओ ताकि इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने कवर अप किया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और मैंने वही आपको एक बात बोली थी कि बच्चे जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे ना, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज करके जरूर आइएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये पढ़ा कि जहां पर एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी शेयर करता है, या मैं कहूं अपने रूटीन वर्क उसको सौंप देता है। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। वहां पर आप और आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट, तभी तो मैंने वहां पे कहा था एक से भले दो, लेकिन वो बस दो ही है। सो व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2 ओनली। तो वहां पर सिर्फ जो आपका स्कोप है शेयरिंग का, वो 2 लोगों तक ही सीमित रह गया था, और ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया। तो आज हम उसका एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सटेंशन मींस यू कैन से उसका प्रो वर्जन आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब मुझे पता है कि बिना एग्जाम्पल के ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिल को नहीं छुएगा, तो चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे दिल तक भी उतर जाए। ठीक है, चलो जी। बच्चों, आप ना डिसेंट्रलाइजेशन अपनी कंट्री में ही फील कर सकते हो। कैसे? अब आप मुझे बताओ, किसी कंट्री के कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं? एक ना। हमारी कंट्री के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ही है। कौन? नरेंद्र मोदी जी। अब आप मुझे बताओ कि वो क्या करते हैं कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। एक तरीके से आप ये मान लो कि हमारी कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो मोदी जी के हाथ में है। बट क्या मोदी जी अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, या उनके जस्ट अंडर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी सौंप देने के बाद उनका काम चल पा रहा है? नहीं। क्या आपको मोदी जी हर डिस्ट्रिक्ट में दिख रहे हैं? क्या वो आपको हर स्टेट में काम करते हुए दिख रहे हैं? नहीं। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने काम को अपने से नीचे जितने भी लोग हैं उनके बीच में बांट रखा है। हम कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या आती है हमारी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या आते हैं हमारे? डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। ये जो आपके म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होते हैं ये सब। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों को अपनाना क्योंकि हम लोगों को ना अपनी कंट्री चलानी है हर एक लेवल पे। अब मोदी जी हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, और उनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पूरे देश को चलाने की। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को सिर्फ अपने अंडर काम करने वाले पर्सन को ही नहीं सौंपी, उनके अंडर जितने भी लोग काम करते थे उन सभी को उनके एरिया से रिलेटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। तो आपने देखा होगा ना कि कितने उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं, कितने मिनिस्टर्स होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे काम करते हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हो। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या तुम ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो? एक बार तो मुझे यही बात सोचकर बताओ कि क्या तुम ये जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, ये पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं। तुम्हें पता है ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया है, जब हम फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। वहां भी तुमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो बस वहीं से मैं तुम्हें एक रिवीजन देती हूँ। वहीं का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर एक बार फिर से तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। सपोज करो कि आपके घर में जो एल्डेस्ट मेंबर है वो आपके दादाजी हैं। आप जिस बिजनेस को आज एंजॉय कर रहे हो, जिन पैसों को आप एंजॉय कर रहे हो, उस पैसों को आपके दादाजी ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कमाया है अपने बिजनेस के अंदर, और वो सारी जिम्मेदारियां अब तक अकेले निभाते आ रहे थे और बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे थे। पर एक बात बताओ, क्या वो हमेशा ही ऐसे काम करते रहेंगे? नहीं। ये जो उम्र है ना, अब वो उन्हें ज्यादा काम करने नहीं दे रही है। उम्र बढ़ती जा रही है और अब जो ये बोझ है ये उनसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वर्कलोड बहुत सारा है। तो ऐसे में उन्होंने क्या सोचा कि अब सही समय आ चुका है कि ये जिम्मेदारियां मैं अपने बच्चों के साथ बांट लूं। ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपने सभी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा किया और सबको
सबके काम से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां थी और उन्हीं से रिलेटेड जो अथॉरिटी थी वो उनमें बांट दी। उन्होंने अपने अपने उनके जितने भी बेटे थे, उन्होंने सभी बेटों को एक एक फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यानी कि वहां की जो अथॉरिटी थी वो उनके हाथों में सौंप दी, चाबियां उन्होंने उन फैक्ट्रीज की उनके हाथों में पकड़ा दी जो अब तक वो खुद संभाल रहे थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी बहुओं को, भाई उनकी बहू भी रही होंगी, तो बहुओं को भी घर से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटी थी उन सब चीजों की चाबियां उनके हाथों में सौंप दी। जो पोता पोती थे वो भी कुछ ना कुछ काम करते थे जिसके लिए उन्हें पहले दादाजी से हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर पोते के पास एक बाइक है तो बाइक की चाबी हमेशा दादाजी के पास रहती थी। अगर उसे उस बाइक को लेकर जाना होता था तो पहले दादाजी परमिशन देते थे तो ही लेकर जा पाता था। तो उन्होंने वो चाबी भी अपने पोते को दे दी कि बेटा अब इस सब चीजों को आप संभालो। तो इस तरीके से दादाजी ने क्या किया, जितने भी लोग उनके अंडर थे, भाई दादाजी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे थे, बाकी सब लोग लोवेस्ट अथॉरिटी पे है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने सभी लोगों को उन्होंने उनके जो अथॉरिटीज है उनके काम से रिलेटेड वो उनको बांट दी। तो क्या यहाँ पे डेलीगेशन हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हुई। यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है बट टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन को अप्लाई किया। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन डेलीगेशन। भाई डेलीगेशन जो था उसका जो स्कोप है वो सिर्फ नैरो स्कोप है जो सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो बड़ा है जहां पर आप सभी लोवेस्ट लेवल के जो आपके लोग हैं उनको आप अपने साथ शामिल कर लेते हो। ठीक है, सो देखिए जरा डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है। इट इज द डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? बांट देना। हमने छोड़ दी है अपनी अथॉरिटीज, डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी अथॉरिटीज जितने भी लोग हमसे अंडर काम करते हैं उन सबके बीच में। सो इट इज अ डिस्पर्सल और यू कैन से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोवेस्ट लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं आपने उन सभी के बीच में अथॉरिटी को बांट दिया है। तो अगर अब आप कंपेयर करो तो यहां पर आप देख रहे हो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जहां पर एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को यहां पर काम सौंप रहा है और ये सिर्फ इन 2 लोगों तक ही सीमित है। सो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और आपको पता है डेलीगेशन करना जरूरी भी है क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। बट जब इसी चीज को हम एक वाइडर लेवल पे करते हैं, यानी कि इसी चीज को हम एक बड़े पैमाने पे करते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ ये सुपीरियर है, इसने यहाँ भी अथॉरिटी दी है, यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है और यहाँ भी दी है, तो पूरे लोअर लेवल तक उसने अपनी अथॉरिटीज को बांटा। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब है व्हेन वी डिसेंट्रलाइज आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय मैनी। सिर्फ हम नहीं है, हमारा परिवार यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर ये चीज 2 लोगों के बीच में हो रही थी तो यहाँ ये चीज सभी लोगों के साथ हो रही है। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट इज टोटली ऑप्शनल। आपकी इच्छा है भाई कि आप ये काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। टॉप लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, सो अब हम एक और कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझ लो कि पुरानी बातें रिवाइज कर रहे हो। सो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथों में, सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में, यानी कि अगर अथॉरिटी सिर्फ दादाजी ने अपने हाथों में रख रखी है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज कहलाता है। बट वहीं पे अगर यही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आप शेयर कर लेते हो सबके साथ, जब दादाजी ने पूरे परिवार में अथॉरिटी बांट दी तो वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं हो सकता और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आप सारी अथॉरिटी अपने हाथों में रखोगे तो काम कैसे करोगे? क्या आप सारे काम को परफेक्शन के साथ कर पाओगे? आप सोच लो कि यार आप तो बिल्कुल परफेक्ट हो, आप सब सारे काम कर सकते हो खुद से, नहीं हो सकता ऐसा। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं चल सकता। एक कंपनी का सीईओ ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर प्रोडक्शन नहीं करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं लेकर आएगा। लाइकवाइज आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकते कि ठीक है तुम लोग ले लो सारे डिसीजन अपने आप, तो भैया बर्बाद हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हमें एक बैलेंस बनाना होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है वो हम सेंट्रलाइज करते हैं, टॉप लेवल के पास है उसकी अथॉरिटी। और जो रूटीन वर्क से रिलेटेड चीजें हैं कि भैया जो चीजें आपको रोज आके करनी है वो डिसेंट्रलाइज है, अपने आप आओ, अपने आप सारे काम करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है उसके रिगार्डिंग और अथॉरिटी भी आपके पास है। ठीक है, तो इसलिए हम बैलेंस बना के चलते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने से पहले मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ पूछना है। पता है क्या? क्यों बेस्ट फ्रेंड, मेरी इंस्टा रील देखी?
नहीं देखी तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन समझना है सो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछना है क्या, क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी? समझ गए ना कि है इसके अंदर भी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। चलो देखो फटाफट। सो बच्चे वी हैव 6 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो मेरे इस सेंटेंस में ही छुपे हैं। क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी? सो देखो बच्चे, यहाँ पर Q से है क्विक डिसीजन मेकिंग, B से है बेटर कंट्रोल, F से है फैसिलिटेट्स ग्रोथ, M से है मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, IN से है इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट और RE से है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। और मैंने यहाँ पर देखी तो ऐसे ही लिखा है ताकि मेरा ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाए। तो ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं वो हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के इनिशियल्स हैं, और बाकी तो हमने ये याद करने के लिए एक सेंटेंस अपना फ्रेम कर लिया है कि क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी, क्योंकि उसी से हमें क्या समझ में आने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो बच्चे पहली इंपॉर्टेंस है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एक बात बताओ, मैं अपने स्कूल में जब पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे डेली ही अपनी कुछ क्लासेस अटेंड करनी है, मतलब मुझे डेली जाना है उन्हीं क्लासेस के अंदर पढ़ाना है। अब क्या मैं रोज अपने मैनेजमेंट से जाके पूछूं कि सर जी प्लीज टेल मी कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं, सर जी प्लीज टेल मी कि क्या आज मैं क्वेश्चन आंसर्स करा लूं, कि क्या मैं आज कॉपीज चेक कर लूं? मतलब क्या मैं हर एक चीज के लिए उनसे परमिशन लेती रहूं? मुझे अगर अपनी क्लास के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं हर चीज के लिए उनसे पूछ कर आऊं? पहले मुझे अपने इंचार्ज से पूछना होगा, इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल से पूछेंगे, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से पूछेंगे, तो ऐसे में तो पूरा पीरियड ही ओवर हो जाएगा और मैं यही नहीं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे आज करना क्या है। सो बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। जिस पॉइंट पे एक्शन लिया जा रहा है उस पॉइंट पे आपको अथॉरिटी दी गई है कि अपने काम से रिलेटेड अथॉरिटी आप खुद ही ले सकते हो, इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल दिया था कि भाई हमारी कंट्री में किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात बताओ, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाले हमारे लोग होंगे वो परमिशन लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए लेते हैं। बट जो काम उन्हें रूटीन में करना होता है, डेली करना होता है, भाई वो अपने ऑफिस में जाते हैं, कुछ चीजें होंगी वो जो डेली हैंडल करते होंगे, उसके लिए उन्हें बार बार नहीं पूछना, उसके लिए उन्हें कोई अप्रूवल नहीं लेनी है। इसी तरीके से जब आपने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर दिया तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी कि आज कितनी क्वांटिटीज आपको प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल आपको किस तरीके से अरेंज करना है, क्योंकि उन्होंने आपको उसके रिगार्डिंग सारी अथॉरिटी दे दी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होती है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों? बिकॉज डिसीजंस आर टेकन एट द पॉइंट ऑफ एक्शन। आप जहां एक्शन ले रहे हैं वहीं पे डिसीजन लेने की पावर भी आपके हाथों में है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द अप्रूवल। आपको किसी भी तरीके का किसी से कोई अप्रूवल नहीं लेना है, क्योंकि आप कर रहे हो विद इन योर अथॉरिटी काम। आपको जितनी भी अथॉरिटीज दे दी गई हैं उसी के अंदर रहते हुए आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। सेकेंड इज बेटर कंट्रोल। अब देखो, आप जब डिसेंट्रलाइजेशन करते हो ना तो एक तरीके से आप डेलीगेशन भी कर रहे हो, और आपने पढ़े हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। कौन कौन से भाई? आपने पढ़ा है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी को अपनी अथॉरिटी देते हो तो उस अथॉरिटी के साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या आ जाती है? अकाउंटेबिलिटी। भाई आपने प्रोडक्शन मैनेजर को सारी अथॉरिटी दे दी उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब अगर उसके डिपार्टमेंट में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो तुम क्या सेल्स डिपार्टमेंट से पूछोगे जाके? नहीं ना, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से ही पूछोगे, उस मैनेजर से कि बताओ जी मैनेजर साहब क्या हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है, कैसे इतनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है ना वो करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने हर एक लेवल पर अथॉरिटी बांटी हुई है और उसी अथॉरिटी के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी निकल कर आई, है ना। सो देखो, so the evaluation of performance at each level becomes easier। भाई अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो और अथॉरिटी उनके हाथों में सौंप देते हो तो ऐसे में इवैल्यूएशन करना हर एक लेवल पर बहुत आसान हो जाता है। एंड द डिपार्टमेंट्स हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। तो हम हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर अकाउंटेबल कर सकते हैं उनके खुद के रिजल्ट्स के लिए कि भाई आप बताओ ना,
कि आपने क्या किया है, यहाँ पर किस तरीके से रिजल्ट आप शो कर रहे हो। अगर सही हुआ है तो भी हम उनसे कुछ चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, अगर गलत हुआ है तो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है क्योंकि इवैल्यूएशन होता है हर एक लेवल पर। थर्ड इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब क्या होता है ना, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाता है। क्यों? हर कोई बंदा सोचता है कि यार मेरे पास भी अथॉरिटी है, मेरे पास भी अथॉरिटी है। अब देखो मैं एक टीचर है ना, अब मेरे साथ मेरे लेवल पे जितने भी टीचर्स काम करते होंगे, कहीं ना कहीं हम सब में एक कॉम्पिटिशन होगा कि यार अगर हमें दिख रहा है कि एक जॉब पोजिशन ओपन हुई है जहां पर हमारा प्रमोशन होने जा रहा है, हम में से ही कोई सिलेक्ट होने वाला है, हम सभी के पास अथॉरिटी सेम लेवल पे है, तो यहाँ हम सभी के बीच में कंपटीशन अराइज होगा और वो कंपटीशन हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, हम बेटर परफॉर्म करेंगे, अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे, जिसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन को, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा ना। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं, लोगों हम डिसेंट्रलाइजेशन करके क्या करते हैं, लोगों के अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट डेवलप करते हैं, और जब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं तो वो इंक्रीज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी की वजह से मिलता है ज्यादा रिटर्न, और वही रिटर्न इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एक्सपेंशन पर्पस। और एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है कि आप अपनी कंपनी का क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब देखो इसको तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी और इसके साथ फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और साथ साथ ये भी, ये जो तीन मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने अभी आपको दादाजी वाला एक एग्जांपल दिया, तो उसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं ये कह रही हूँ कि दादाजी के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी दादाजी अपने उनके 3 पोते हैं, उन 3 पोतों में बांटना चाहते हैं। पर दादाजी ने ना जो अपना बिजनेस खड़ा किया है भाई, वो बहुत मेहनत से खड़ा किया है। अब उनको ये था कि यार ये जो बिजनेस है मेन किसके हाथों में सौंपा जाए, तीनों ही मेरे पोते हैं लेकिन तीनों सेम लेवल के हार्ड वर्किंग नहीं है, मुझे पता है कि तीनों की कैपेबिलिटीज अलग अलग है। उन्होंने क्या किया, एक महीने के लिए ना एक चेक किया अपने तीनों पोतों को। एक बार उन्होंने सबसे छोटे पोते को पहले क्या किया, अपने बिजनेस की चाबी, मतलब उनकी कोई फैक्ट्री होगी, उन्होंने इस फैक्ट्री की चाबी उसे दी और कहा कि बेटा आपको चलानी है अब ये फैक्ट्री, आपके हाथों में है सारी अथॉरिटी, आपको जैसे चलानी हो इस फैक्ट्री को आप वैसे चलाइए। अब ऐसे में क्या हुआ, एक तो दादाजी का बर्डन हो गया रिड्यूस, उनको रिलीफ मिला कि चलो फिलहाल फैक्ट्री की जिम्मेदारियां मेरे पोते के पास है, तब तक मैं जो बाकी की चीजें हैं उन पे कंसंट्रेट कर लेता हूं, उन चीजों से रिलेटेड जो मुझे डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन में लेके रख लेता हूं। ठीक है, तो अब एक तो हुआ कि भाई जब उन्होंने अपनी अथॉरिटी सौंप दी अपने पोते को, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया उन्होंने, तो यहां पर क्या हुआ, एक तो उन्हें रिलीफ मिला। अब दूसरा क्या हुआ कि भाई उन्होंने ना ये सेम चीज रिपीट करी अपने तीनों पोतों के साथ। तो जब तीनों पोतों को उन्होंने काम करते हुए देखा तो उन्हें समझ में आया कि जो उनका 2nd नंबर वाला पोता है ना, वो सबसे ज्यादा कैपेबल है उस बिजनेस को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब छोटे वाले पोते के हाथ में चाबी सौंपी गई ना, तो उसने बिजनेस चलाया तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बहुत गड़बड़ भी करी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है, बहुत अच्छे से चीजों को नहीं समझ पा रहा है, तो लगा कि ये फ्यूचर में अभी फिलहाल इस बिजनेस को नहीं संभाल सकता। जो बड़े वाला पोता था उसको जब उन्होंने काम करते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि जो बड़े वाला पोता है ना, वो सिर्फ खुद के लिए सोच रहा है, वो बिजनेस के लिए नहीं सोच रहा, पूरी फैमिली के लिए नहीं सोच रहा, वो खुद के लिए सोच रहा, और खुद के लिए सोचते हुए वो बिजनेस का नुकसान कर रहा है। लेकिन जो उनका 2nd नंबर वाला पोता था उसने बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाला, और जिस तरीके से दादाजी बिजनेस को संभाल रहे थे वो भी बिल्कुल उसी तरीके से उस बिजनेस को संभाल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने देखा था अपने दादाजी को काम करते हुए, तो उन्होंने देखा कि यही है मेरा फ्यूचर मैनेजर, यही है मेरा वो टैलेंट, जो मेरा वो हीरा जो अब तक छुपा हुआ था, जो मुझे आज समझ में आया। जबकि उससे पहले दादाजी सोचते थे कि ये मेरा जो दूसरे नंबर वाला पोता है ये तो कुछ खास काम नहीं कर पाएगा, बट जब उन्होंने उसके हाथ में वो अथॉरिटी दी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तब उन्हें समझ में आया कि यार ये वही है, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है इन फ्यूचर, यही बनने लायक है मेरा फ्यूचर मैनेजर इस बिजनेस के लिए। तो वो कब पता चला? जब आपने डिसेंट्रलाइज किया। ठीक है, इसी के साथ साथ वो जो 2nd नंबर का पोता था उसने भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। पहले ना वो बहुत डरता था, उसे लगता था कि वो बिजनेस नहीं संभाल सकता, इसलिए जब दादाजी को वो काम करते हुए देखता था ना तो थोड़ा सा पीछे रहता था, बड़ा डरा सा रहता था। बट जब दादाजी ने ये कह दिया कि बेटा तुम्हें ही करना है जो करना है, ये बिजनेस अब तुम्हें ही संभालना है, तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ, तो क्या हुआ कि जब वो स्टार्टिंग में काम करने लगा तो उसे 2-3 दिन बड़ी दिक्कत आई, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लेबर को कैसे हैंडल करना है, रॉ
मटेरियल का इमीडिएटली कैसे अरेंजमेंट करना है, पेमेंट्स कैसे करनी होती है, पूरे दिन फैक्ट्री को कैसे आपको सुपरवाइज करना होता है, उसे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे जैसे वो काम करने लगा तो उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आई ना, वो उनको सॉल्व करना सीखा, और सॉल्व करते 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 क्या हुआ, उसको एक्सपीरियंस होने लगा, और वो अब क्या कर रहा था, वो सेल्फ रियलाइंट हो रहा था, वो आत्मनिर्भर हो रहा था। पहले क्या करता था, शुरुआती टाइम पे वो फिर भी एक बार दादाजी से सलाह मशवरा कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद से उस बिजनेस को चलाना शुरू किया तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, वो सेल्फ रियलाइंट हुआ, प्लस अब वो खुद आगे बढ़कर स्टेप लेने लगा, यानी कि उसके अंदर एक इनिशिएटिव लेने की जो फीलिंग है, वो जो मोटिवेशन है, वो उसका इंक्रीज हो गया। तो ये सब काम कब हुआ, जब आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया ना कि यार तुम्हें ही करना है जो करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो एग्जांपल समझाया, उसमें मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए कि जहां पर दादाजी को ये समझ में आया ना दूसरे नंबर वाला पोता ही काबिल है, तो वहां पे उन्होंने आइडेंटिफाई की इंपॉर्टेंस मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस पोते को चांस मिला टू प्रूव हिज एबिलिटीज, कि उसके अंदर की जो छुपी हुई काबिलियत थी वो बाहर निकल कर आई, जो पहले उसे अलाउड ही नहीं किया जाता था काम करना। बट क्योंकि अब दादाजी को सौंपना तो था अपना बिजनेस किसी के हाथों में, तो जब उन्होंने सौंपा तभी उस पोते को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी एबिलिटीज को यहाँ पे क्या कर सकता है, शो कर सकता है, और इससे उन्हें एक रिजर्वोयर मिला क्वालिफाइड मैन पावर का। अब ऑर्गेनाइजेशन पे तो ये लार्ज स्केल पे होती हैं चीजें, तो वहां पर आप रिजर्वोयर का मतलब होता है काइंड ऑफ खजाना टाइप, या ट्रेजर मिल गया हमें हमारी क्वालिफाइड मैन पावर का। हमें ये पता चला कि कौन से हमारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम कर सकते हैं, जो फ्यूचर मैनेजर बनने लायक है, और कौन से ऐसे हमारे मैनेजर्स हैं जो निकम्मे हैं, जो ढंग से काम नहीं कर सकते, जिनको फ्यूचर मैनेजर नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो आपको फ्यूचर टैलेंट, मैनेजर टैलेंट पहचानने में आपकी मदद करता है। ठीक है, फिर हमने क्या समझा कि जब हमने उसको सौंपी ना चाबी, तो उसके अंदर आया ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम्स जो उसके सामने आ रही थी वो एनकाउंटर कर रहा था जिन प्रॉब्लम्स को, तो अब वो उनको सॉल्व करना सीख रहा था। सॉल्व करते करते सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ रियलाइंट हुआ, अब वो इनिशिएटिव्स लेने लगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से इनिशिएटिव आता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, जिससे सेल्फ रिलायंट मिलता है, जिससे वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अपने डिसीजन खुद लेना सीखते हैं वो, और यहाँ पे भी हमें हमारे फ्यूचर डायनामिक लीडर्स मिलते हैं। ठीक है, लास्ट रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। मैंने कहा ना कि जब दादाजी ने उस अपनी फैक्ट्री की चाबी अपने पोते के हाथ में सौंपी, तो कहीं ना कहीं उनके कंधे का बोझ जो था वो हल्का हुआ, उन्हें कोई और भी डिसीजंस लेने थे, तो उनका जो माइंड था अब वो वहां से हटके कहां लगा, उन इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो एक तो डायरेक्ट सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कल को अगर उस दुकान में कुछ भी गड़बड़ी हुई, इस फैक्ट्री में कुछ भी गड़बड़ी हुई, तो दादाजी सीधे पकड़ लेंगे पोते को जिसके हाथ में भी चाबी सौंपी थी, तो रोज रोज सुपरविजन करने की जरूरत ही नहीं है, तो टाइम सेव हो रहा है। तो यहाँ पर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को टाइम देते हैं कि यार आप ना अब अपना दिमाग लगाओ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर। ये रूटीन वर्क तो हम कर लेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए अब जो और इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप वहां पर ध्यान दो। ठीक है, सो बच्चे बस यही थे हमारे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था क्विक डिसीजन मेकिंग, जहां हमने ये सीखा कि क्योंकि यहाँ पर आपको अप्रूवल्स लेने की जरूरत नहीं है तो आप क्विकली यहाँ पर डिसीजन ले पाओगे। बेटर कंट्रोल है, क्यों? क्योंकि आपको हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है आपके काम से रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन आसान हो जाता है हर एक लेवल पर, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर जब अथॉरिटी सौंप दी जाती है, अब तीनों पोतों को ही देखो उन्होंने चाबी दी थी और तीनों में से किसी एक के हाथों में ही आनी थी एट द एंड, तो कहीं ना कहीं अगर तीनों को चाहिए होगी ना वो चीज, तो तीनों के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आया होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है भाई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे रिटर्न्स ज्यादा होंगे, जिससे हम एक्सपेंशन कर पाएंगे। उसके बाद मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको एक चांस मिलता है कि वो अपनी एबिलिटीज को दिखा सकते हैं, उनका जो हिडन टैलेंट है वो उसको शो कर सकते हैं, और हमारे लिए आसान हो जाता है अपने फ्यूचर मैनेजर्स को फाइंड आउट करना। ये इनिशिएटिव डेवलप करता है सबऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि जब उनके हाथों में पावर आ जाती है तो वो अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, जिससे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अपने डिसीजन खुद लेने की आदत बनेगी उनके अंदर, और वो अपने आप मोटिवेट होकर पहला कदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेना सीख जाएंगे। ठीक, इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब वो रूटीन वर्क सौंप देते हैं अपने लोअर्स लेवल को, तो वो जो इंपॉर्टेंट एरियाज में जो उनको कॉन्सेंट्रेट करना है उन्हें उसके लिए मिल जाता है टाइम।
ठीक है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या देखना है, क्या कहना है, क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी, तो बस उसी से आपको समझ आ जाएंगी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब बच्चे बिल्कुल लास्ट टॉपिक डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, और उसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी। बच्चों अब जस्ट हम एक समरी की तरह अपना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जिससे आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएंगे। बच्चे अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो इसका नेचर क्या है। डेलीगेशन मैंने आपको बताया ही था जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि ये एक कंपल्सरी एक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डेलीगेशन करना ही पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन टोटली ऑप्शनल है। ये हम सिर्फ कब करते हैं, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की इच्छा होगी। भाई अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहेगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर सकता है। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन के अंदर जो फ्रीडम होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सिर्फ सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट तक ही सिर्फ लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे सुपीरियर का जो सुपरविजन होता है वो ज्यादा होता है, तो यानी कि जो कंट्रोल है सुपीरियर का यहाँ पर ज्यादा है। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन पे कहते हो कि हमने भैया आपको सौंप दिया है काम, आप देखो आपको कैसे करना है। आपने वहां देखा भी होगा जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे तो लास्ट के 3 पॉइंट्स टोटली इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरीके से हम यहाँ पर फोकस कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्रीडम देने के ऊपर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कम है। उसके बाद मैं बात करूं स्टेटस की, ये जस्ट एक प्रोसेस है जहां पर हम काम को बांटना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कि हमारे पास बहुत सारा काम है, हम उनके साथ अपने टास्क को शेयर करना चाहते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन रिजल्ट है पॉलिसी डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अपने आप में ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता ही है। स्कोप, अब हमें इस लाइन से ही समझ में आ जाता है कि व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2 ओनली, बट व्हेन वी डिसेंट्रलाइज आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय मैनी। तो इसी से ही हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि डेलीगेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड है सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है कि जहां आप डेलीगेशन के अंदर सिर्फ कह रहे हो कि सुपीरियर और हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, वहीं पे यही डेलीगेशन जब आप लोवेस्ट लेवल तक ले जाते हो तो उसको आप डिसेंट्रलाइजेशन कहते हो। तो ऑब्वियसली इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। पर्पस क्या है हमारा डेलीगेशन को करने के पीछे? हमें जस्ट बर्डन रिड्यूस करना है अपने मैनेजर्स का। हम चाहते हैं कि हमारे मैनेजर्स का जो बर्डन है, जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में हमारा पर्पस सिर्फ बर्डन रिड्यूस करना नहीं है, हमारा पर्पस है अपने सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाना। आपने जब ये बात बोली कि हम मैनेजरल टैलेंट डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हम उनको इनिशिएटिव्स लेना सिखा रहे हैं, क्या आप अपने सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट नहीं कर रहे वहां पे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सबऑर्डिनेट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम देकर। ठीक है, सो जस्ट यही कुछ आपके डिफरेंस है बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सो बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर नंबर 5B। और देखो फर्स्ट पार्ट ए जो है हमारी बुक का, उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 8 और उसमें से 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 3 ही चैप्टर्स अब हमारे बचे हैं। तो बच्चे अगर आपने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना शुरू कर दो। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हाफ ईयरली अब सितंबर में आने ही वाले हैं। उससे पहले पहले हमें वो 3 चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं, प्लस बाकी सभी चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है। मुझे पता है तुम परेशान हो कि मैम टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं हो रहा है, फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। बस बच्चों थोड़े ही टाइम बाद हम फॉलो अप के लिए टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक बार कोर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूं, उसके बाद रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अभी फिलहाल आपका काम पता है बच्चे क्या है? सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छे से क्लासेस को अटेंड करते हुए जो भी कॉन्सेप्ट है भैया उसको दिल और दिमाग तक उतार लो अच्छे से, ताकि तुम केस स्टडीज डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लो। तुम्हारे माइंड में ऐसे की पॉइंट्स ये फिट होने चाहिए कि बस मैंने यहाँ पे रिवीजन कराया, तुम्हें पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया और तुम फटाफट से सारे टेस्ट को सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।